जो टॉपिक हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज टेकन फ्रॉम, अगर मैं कहूं कि इसका आइडिया हमने कहां से लिया था, द आइडिया वाज टेकन फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये आइडिया लिया था टू हैव आवर ओन प्रीएम्बल एंड द आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल। आइडिया वाज टेकन फ्रॉम यूएसए, द आइडियल्स, इसके अंदर जो हमारे उद्देश्य दिए गए हैं ये कहां से लिए गए थे, द आइडियल्स दे वर टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन व्हिच वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो आइडिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से एंड आइडियल्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द प्रीएम्बल से, क्या कहता है प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले शुरुआत होती है वी, हम लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, दैट इज हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एक सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इन शब्दों का मतलब क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और हम लोग अपने देश के लोगों को क्या देना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वी वांट टू गिव आवर पीपल justice, that is social, economic and political, liberty of thought, expression, belief and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the nation, unity and integrity of the nation. And lastly, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So this is the text of the preamble. Now we will understand one by one what the preamble means, what these words mean, what are the objectives of the preamble. Let's discuss them as well. ठीक है, तो सबसे पहले तो what does the preamble talk about? It talks about four things. First of all is source of authority. What is the source of authority of the constitution? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है संविधान के लिए। तो प्रीएम्बल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि संविधान को जो पावर्स मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी इटसेल्फ फॉर मैनी अदर अथॉरिटीज। जैसे सरकार की शक्तियाँ उसे कहाँ से मिल रही हैं, संविधान से। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ उसे कहाँ से मिल रही है, संविधान से। सरकार की शक्तियों पे रोक कौन लगा रहा है, संविधान। तो आवर कंट्री इज रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वेयर डज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम। इसकी पावर एंड अथॉरिटी भी तो कहीं से आनी चाहिए। सो सबसे पहली लाइन में प्रीएम्बल में हमने लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द वी इंडियंस, हम भारतीय लोग, वी आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। सेकेंड थिंग व्हाट इट टॉक्स अबाउट इज द नेचर ऑफ द स्टेट। हमारे सरकार का, हमारे देश का नेचर कैसा होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, उसमें ये हमें बताता है कि हमारे देश का नेचर कैसा होगा। सबसे पहले तो सोवरन, हमारा देश एक सोवरन कंट्री होगी। अगेन अगर मैं प्रीएम्बल की बात करूं तो उसने एक शब्द लिखा था सोवरन। ठीक है ना, सोवरन। सोवरन मीन्स, what does sovereign mean? Sovereign means any state which is free from influence of others. ऐसा देश जिसके ऊपर किसी दूसरे का कोई भी बाहरी दबाव ना हो, that is called sovereignty. ठीक है, दूसरी जो ये बात करता है हमारे देश के नेचर की, that is socialist.
socialist means where means of production lie in the hands of the government. अब now this socialism is of two types further. One is called the democratic socialism and the other one is called the communist socialism. दो प्रकार के समाजवाद की बात की जाती है, एक को कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरे को कहते हैं साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट समाजवाद. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड व्हाट टाइप ऑफ सोशलिज्म डू वी हैव एज इंडियंस. ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या फर्क होता है. दोनों सोशलिज्म कहते हैं कि भाई एक कंट्री जहां पे गवर्नमेंट विल टेक कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी इज सोशलिस्ट कंट्री, जहां पे देश के सभी रिसोर्सेज को सरकार लोगों में खुद से बांटना चाहती है. इसका उल्टा कंसेप्ट इज कैपिटलिज्म, जहां पे जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा. सोशलिज्म में जितना भी रिसोर्स इस देश के अंदर पाया जाता है वो सारे देशवासियों का बराबर है, वो किसी एक का नहीं है. ठीक है ना, तो सरकार सभी को बराबर बांटेगी, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म. अभी इन दोनों में फर्क क्या है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज अ बिट लिबरल. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एनकरेजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन. Democratic socialism is the confluence of private plus public partnership. तो ऐसी इकोनॉमी जो कि निजीवाद और सरकारी दोनों के मिक्सचर से चलती है, दैट इज कॉल्ड एज democratic socialism, where the government has provided enough liberty to the private sector as well so that they can flourish. वहाँ पे सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं रखती है, वो निजी संस्थाओं को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फलने फूलने का अधिकार देती है. दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ऑन द अदर हैंड द कम्युनिस्ट सोशलिज्म इज वेयर मोस्टली everything belongs to the state, state owned, everything, almost everything, not everything of course, almost everything is state owned. What kind of socialistic pattern do we follow? We follow the democratic socialism. ठीक है, जिसको हम लोग mixed economy भी कह देते हैं. That is our type of socialism, that is our democratic socialism. Communist socialism we have seen, it is not 100% present in any part of the world right now, but we can say जैसे नॉर्थ कोरिया है या फिर चाइना है या फिर प्रीवियस USSR जैसे हुआ करता था, दैट दे यूज टू फॉलो कम्युनिस्ट सोशलिज्म. ठीक है ना. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें थर्ड सोशलिस्ट के बाद सेकुलर. ठीक है, सेकुलर, व्हाट इज सेकुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर. सेकुलर मीन्स स्टेट हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन. सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, जहां पे सरकार या देश का कोई भी डेफिनेट धर्म नहीं है, जहां पे सरकार का कोई भी डिक्लेयर्ड धर्म नहीं है, जहां पे सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता है. अभी सेकुलरिज्म अगेन दो प्रकार का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म. पॉजिटिव सेकुलरिज्म जहां पे एवरी रिलीजन इज प्रमोटेड इक्वली. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या फर्क है? इट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एज वेल. ठीक है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म मीन्स जहां पे सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, जहां पे सभी धर्मों को बढ़ावा दिया जाता है, हर धर्म को उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से नहीं रोका जाता, बल्कि उन्हें प्रमोट किया जाता है, सभी को सेफ फील करवाया जाता है. दैट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म. एवरी रिलीजन इज प्रमोटेड एंड दे आर प्रमोटेड इक्वली. ठीक है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर प्रमोटेड. नेगेटिव सेकुलरिज्म
is a pure form of secularism where no religion is preferred. बात दोनों एक ही कर रहे हैं बट दोनों अलग अलग तरीके से। एक में हर धर्म को प्रमोट किया जाता है और दूसरे में किसी भी धर्म को प्रेफर नहीं किया जाता। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट हर रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। यहां पे है नहीं दिए जाएंगे, यहां पे है सबको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इट फॉलोज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। हम हर एक धर्म को बढ़ावा देते हैं, महत्व देते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड मोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप दे फॉलो नेगेटिव सेकुलरिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ डिबेट अबाउट बैनिंग बुर्का इन मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप सच एज फ्रांस। फ्रांस में बुर्का पहनने पे बैन लगा दिया गया था। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपके रिलीजन को डिमीन या डिमोट करना चाहते हैं, उसका रीज़न ये था कि अगर आप बुर्का पब्लिक में पहनोगे तो उस वजह से आपको टारगेट किया जा सकता है एज अ माइनॉरिटी ग्रुप। आपके खिलाफ जो है हेट शो की जा सकती है, आपके खिलाफ लोग आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का या अभद्र जेस्चर्स का यूज जो है वो कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे बैंड बुर्का इन पब्लिक प्लेसेस। इट वाज नॉट बिकॉज दे वांटेड टू डिमीन और हार्म अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है ना। तो दिस इज our secularism, it is positive secularism because we protect every religion equally, we do not emphasize on one religion. इसका उल्टा is a religious state, for example Islamic state, जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट या बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स दे आर इस्लामिक स्टेट्स, वेटिकन सिटी इज एन क्रिश्चियन स्टेट। ठीक है, उस प्रकार से दे आर रिलीजियस स्टेट्स, वी आर नॉट अ रिलीजियस स्टेट। हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक अब ये भी दो प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी, इसको हम जानते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है लोगों से, लोगों का, लोगों के द्वारा। ठीक है ना, लोगों के लिए बनाया गया एक देश। मतलब जहां पे people decide their own government, they decide their own ruler, that is called as a democratic state. It is of two types, that is direct and indirect. Democracy is of two types, direct and indirect. India, which type of democracy do we have? We have indirect democracy. ठीक है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? जहां पे चार टूल्स, रिकॉल, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड एंड इनिशिएट, ये चार जो डेमोक्रेटिक टूल्स है जहां पे यूज किए जाते हैं, they are called as direct democracy. What are these four tools? We will discuss about them in later coming on chapters. ठीक है, हमारे पास ये tools available नहीं है, तो India is considered as a indirect democracy. Indirect democracy does not mean that the head of the state is elected directly or indirectly by the people. ठीक है, जो कि अमेरिका के केस में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अमेरिका मस्ट बी a direct democracy because the president there is directly elected by the people. No, that is not true. ओके, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए। एंड लास्टली जो स्टेट के नेचर की बात हमारे प्रियम्बल में की गई है दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे देश का हेड, हमारे देश का मुखिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट मीन्स रिपब्लिक। ठीक है ना। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? इट इज द प्रेसिडेंट। हमारे देश में दो प्रमुख हैं, दो मुखिया, एक सरकार का मुखिया और दूसरा देश का मुखिया।
द हेड ऑफ द स्टेट और द हेड ऑफ द कंट्री इट इज द प्रेसिडेंट, एंड सेकेंडली हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का काम है प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट डज नॉट मैटर, बट दे शुड बी इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, देयर ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इंडिया हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जहां पे नहीं है उसका एग्जाम्पल है यूके। यूके इज नॉट अ रिपब्लिक बिकॉज देयर हेड ऑफ द स्टेट इज अ किंग। ऑस्ट्रेलिया not a republic, Canada not a republic. Why? Their head of the state, it is not elected but it is the ceremonial king of UK as well. ठीक है ना? That's why we write Republic of India and we celebrate Republic Day on the day when the constitution itself was passed, that is not passed but enforced, that is 26th of January 1950. Okay, तो ये है हमारा भाई नेचर क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस प्रकार की जो है कुछ स्ट्रक्चर है हमारे देश का जो कि हमारे प्रेम्बल में बताया गया। उसके बाद बात की जाती है ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहीं पे लिखा गया है, टू प्रोवाइड टू आवर सिटीजन्स। क्या देना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दे आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड लास्टली डेट ऑफ अडॉप्शन, ये भी जो है बात हमारे प्रियम्बल में की गई है। डेट ऑफ अडॉप्शन दैट इज 26 नवंबर 1949, ये डेट हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखी गई है। दैट ऑन दिस डे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये वाली डेट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो दैट इज द फोर्थ थिंग विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट हम बात करेंगे की वर्ड्स के ऊपर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द सोवरन पार्ट, free from any outside authority, that is sovereignty. Socialist part, we follow democratic socialism where the means of production या फिर जो resources हैं उनको equally distribute किया जाएगा सभी के लिए। Secularism, no state religion. Democratic, जहाँ पे सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। Republic, जहाँ पे देश का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाता है, that is republic. और कुछ कीवर्ड्स के बारे में जो है हमारा प्रियम्बल जो है बात करता है वो है जस्टिस। ठीक है, जैसे हमने बोला था ऑब्जेक्टिव्स में जस्टिस, ठीक है ना, न्याय, सभी को न्याय मिलना चाहिए। कैसा, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, they should be provided and they are provided by our constitution. For example, political justice are provided by fundamental rights. आपके पास मौलिक अधिकार है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइडेड बाय डीपीएसपी। डीपीएसपी कहती हैं एवरीबडी शुड हैव अ चांस टू अ बेटर लाइफ बाय मींस ऑफ लाइवलीहुड, दे शुड बी गिवन अर्ली चाइल्डहुड केयर, एनवायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, बहुत सारी चीजें। इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय डीपीएसपी एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स। आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, राइट टू अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, दैट इज योर सोशल राइट्स। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता। ठीक है ना, हमारा प्रियम्बल कहता है दैट वी शुड हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, सोच, विचार, एक्सप्रेशन, उसे बोलने की, उसे अभिव्यक्त करने की, लिखने की, कार्टून बनाने की, बिलीफ, किसी भी चीज को मानने की, किसी भी गॉड में, किसी भी धर्म में, किसी भी या फिर ना मानने की, फेथ, हमारा विश्वास, एंड लास्टली वर्शिप, पूजा करने का, अर्चना करने का अधिकार। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो आप दिवाली मनाइए, अगर आप मुस्लिम हो तो आप ईद मनाइए,
आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। दैट इज द फ्रीडम या लिबर्टी प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी। अगेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इक्वालिटी, सबको बराबरी से दिया जाना चाहिए एज पर द नीड। इक्वालिटी मीन्स नो प्रिविलेजेस फॉर एनीबडी, एवरीबडी इन द आईज ऑफ द लॉ आर इक्वल। कानून अंधा है, अंधा है का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ देख नहीं सकता, उसका मतलब ये है कि वो किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे वो कोई राजा है या फिर चाहे वो कोई भिखारी है। एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ, आईज ऑफ द लॉ। फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। हम सभी बहुत सारे समुदायों के लोग, इन इंडिया वी हैव डाइवर्सिटी बट what we also have is unity in diversity। कोई नॉर्थ इंडिया का, कोई साउथ इंडिया का, कोई इस्लामिक, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई एंग्लो इंडियन, कोई नेग्रोइड, कोई मैंगलॉइड, बहुत सारे टाइप के रेसेस, बहुत सारे टाइप के कलर्स, बहुत सारे टाइप के लैंग्वेजेस, वी आर ऑल्सो डिवाइडेड बाय लैंग्वेजेस, बहुत सारे टाइप के कल्चर्स, ट्राइबल स्टेटस, फिर भी वी ऑल बिलीव इन वन यूनिट, दैट इज इंडिया, दैट इज द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है ना। ऑल्सो द टू वर्ड्स दैट इज socialist and secular, they were not a part of constitution originally, they were added later on by 42nd constitutional amendment act। and the word integrity which is written with fraternity, integrity of the nation, it was also added later by the 42nd constitutional amendment act, ठीक है। ये दोनों जो है बाद में हमने ऐड किए थे। उसके बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की टर्म्स ये हमने समझ लिए हैं कि हमारे प्रेम्बल में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात की है, उसका नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बातें हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रियम्बल पार्ट है संविधान का। जैसे हम लोग कोई बुक खोलते हैं तो उसमें बुक में यूजुअली हम लोग उसका प्रीफेस पढ़ते ही नहीं है कि ये बुक किस बारे में है, वो ऑथर क्या सोच रहा था जब उसने ये बुक लिखी थी, ठीक है। वी यूजुअली स्किप टू द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो we do not consider preface as a part of the book because it is not connected to the story। तो यह एक क्वेश्चन हमारे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया इन बेरूबरी यूनियन केस which was referred by आर्टिकल 143। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन करने की हमारे प्रेसिडेंट के पास, दैट दे कैन क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एनी पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन किया बेरूबरी यूनियन के केस में, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ क्षेत्र को लेके बाउंड्री सेटलमेंट पे एक समझौता हो रहा था कि हम लोगों ने अपना कुछ लैंड जो है वो पाकिस्तान को, या फिर कुछ एनक्लेव्स जो है वो पाकिस्तान को देनी थी, उन्होंने कुछ हमें देनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इन जनरल सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, कि क्या प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत होगी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये अमेंड भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बेरूबरी यूनियन केस में 8 जजेस की बेंच ने कहा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई इट वॉज एडेड लेटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो पहले चैप्टर से शुरू होता है, ये एक जस्ट प्रीफेस है। लेटर ऑन 1973 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क केस इन आर, मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट केस है पूरे इंडियन हिस्ट्री का, दैट इज आर केशव नंदा भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और अपने अर्लियर डिसीजन को रिवर्स कर दिया, विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स हैज द पावर ऑफ टू रिव्यू एंड टर्न इट्स ओन डिसीजंस। दैट इज, उन्होंने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का हिस्सा है। हालांकि इसे लास्ट में ऐड किया गया था, बट इट वाज एडेड इन द सेम मैनर एज द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बाकी हिस्सों को संविधान के ऐड किया गया था, हर एक हिस्से पे वोटिंग हुई थी, वैसे ही प्रियम्बल के ऊपर भी वोटिंग हुई थी। व्हाई शुड वी नॉट कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज यूजफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ
स्टैट्यूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखे हुए बाकी जितने भी विधान हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको इंटरप्रेट करने में ये हेल्प करता है। दे शुड बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है ना। तो केशव नंदा भारती केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया और इसी वजह से 1973 के बाद ये भी फैसला लिया गया कि इफ इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन ऑल्सो इट कैन बी अमेंडेड, इसे अमेंड भी किया जा सकता है। कैसे? हाउ? लाइक द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम बाकी संविधान को अमेंड करते हैं वैसे ही प्रेम्बल को भी करेंगे। और इसी बात पे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एकमात्र बार हमारे प्रेम्बल को अमेंड किया गया, जिसके द्वारा 3 शब्द नए जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। Only once our preamble has been amended and these 3 words were added, ठीक है। एंड लास्टली एक और बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, ठीक है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस के अंदर उन्होंने सेम बात को रिपीट किया। तो अभी क्या स्टेटस है? क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? ऑफ कोर्स इट कैन बी अमेंडेड एज वेल, ठीक है ना। तो दिस इज your preamble as a whole, which gives you an idea of the constitution, what is in the constitution and what not, ठीक है। तो मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं लास्ट में। द preamble of the Indian constitution embodies the fundamental philosophy and guiding principles of the nation। हमारा जो preamble है, हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो क्या बात करती है? वो बात करती है हमारे देश के फंडामेंटल फिलॉसफी के बारे में और उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही कह रही है, तो क्रिटिकली एग्जामिन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड द आंसर एज पर रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रेशन एंड रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। दूसरा क्वेश्चन ये है। पहला, आपको प्रेम्बल के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है कि हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंडली नाउ व्हाट इज इट्स रेलिवेंट इन, अभी इसका क्या रोल है, क्या ये अभी भी उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले हुआ करता था, या इसकी रेलिवेंस जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है। हियर व्हाट विल यू राइट इन द इंट्रोडक्शन? यू विल राइट अबाउट द प्रियम्बल, हाउ इट हैज बीन called as an identity card or the introduction to the constitution, ठीक है ना। what it embodies, how it came to be, ये आप जो है इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, है ना। उसके बाद आप लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, जो कि यहाँ पे खुद ही बोलिए, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द फंडामेंटल फिलोसफी एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। यही आप लाइन को जो है लिख सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? बिकॉज इट शोज अस व्हाट आर पॉलिटी इज गोइंग टू बी लाइक, हमारा देश कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या लिखोगे? इट टॉक्स अस अबाउट सोवरेनिटी, सोशलिज्म, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर लॉज, जो कि हमने पहले भी बात की थी, ठीक है ना। और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यहाँ पे वी विल मेंशन द केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973 where they said that preamble is very important in the interpretation of other laws of the constitution, hence it is still relevant, still as fresh as it was in 1950 when it was enacted, ठीक है। and last में conclusion में you can write a way forward, a going out note that preamble जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। और इसका यूज़ जो है बहुत सारे लॉज की इंटरप्रिटेशन में भी किया गया है, बहुत सारे शब्दों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। तो दैट वे यू कैन एंड योर आंसर।